Hello everyone and welcome back to our YouTube channel savvyforensics. So friends, आज हम करने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट MCQs और ये बेसिकली आपके प्रीवियस ईयर MCQs हैं। तो यहाँ से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और ये आपके नेट के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं क्योंकि ये सारे MCQs आपके प्रीवियस ईयर पेपर में किसी ना किसी ईयर में पूछे गए हैं। ठीक है, तो जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं। और यहाँ पर अगर हम क्वेश्चन नंबर 1 की बात करें तो यहाँ पर पूछा गया है अ फैटी सब्सटेंस डिपॉजिटेड ऑन द वॉल्स ऑफ कॉर्क सेल। सो जो कॉर्क सेल होती है जिसको हम डेड सेल भी कहते हैं, उसकी वॉल पर एक फैटी सब्सटेंस डिपॉजिट होता है, उसको हम बोलते हैं सोबेरिन। ठीक है, तो अभी इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, उसको हम समझ लेते हैं। सो बेसिकली अगर हम बात करें कॉर्क सेल की तो ये एक तरह की मैच्योर कॉर्क सेल होती है किसी भी प्लांट सेल की, जो कि प्रोटेक्टिव होती है वाटर रेजिस्टेंट टिश्यूज़ में। मतलब प्रोटेक्टिव वाटर रेजिस्टेंट टिश्यू होते हैं ये एक तरह के, जो आपकी स्टेम्स को आउटर लेयर जो होती है, आउटर कवरिंग होती है एक तरह से किसी भी स्टेम की। तो स्टेम को जो वाटर रेजिस्टेंट टिश्यू जो होते हैं, जो कि वाटर रेजिस्टेंस होते हैं, और स्टेम को की आउटर कवरिंग होती है, वो आपकी कॉर्क सेल होती है। ये जनरली आपकी मैच्योर कॉर्क सेल्स होती हैं। यहाँ पर जो कॉर्क सेल होती हैं ये जेनेटिकली प्रोग्राम्ड होती हैं, मतलब इसे प्री डिटरमाइन होता है कि इसमें किसी भी तरह का फर्दर सेल का डिवीजन नहीं होगा। मतलब जो आपकी कॉर्क सेल्स होती हैं उसमें डिवीजन नहीं देखने को मिलता है, लेकिन ये आपकी जैसी स्टार्टिंग में होती हैं एज इट इज़ आपकी बाद तक भी रहती हैं। और क्योंकि इसमें किसी भी तरह का कोई भी डिवीजन नहीं होता है, सेल में आपका फर्दर ग्रोथ नहीं होती है, इसी वजह से इसको हम कहते हैं डेड सेल्स। तो ये पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि कॉर्क सेल को हम डेड सेल कहते हैं या नहीं कहते हैं, या फिर कॉर्क सेल को हम डेड सेल कहते हैं तो उसका रीज़न क्या है। तो ये लाइन जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उसको बहुत अच्छे से ध्यान में रख लीजिएगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो जितनी भी कॉर्क सेल होती हैं, तो कॉर्क सेल की जो सेल वॉल होती है उसमें एक वैक्सी सब्सटेंस अवेलेबल होता है, और वो वैक्सी सब्सटेंस होता है आपका सोबेरिन। ठीक है, तो ये जो सोबेरिन होता है ये हाईली इम्परमिएबल होता है टू गैसेस एंड वाटर। मतलब किसी भी तरह की गैसेस हो या वाटर हो, उनका ट्रांसफ़र नहीं होने देता है ये सोबेरिन सब्सटेंस। तो अगर हम बात करें कि ये कोई सेल है जिसको हम कॉर्क सेल बोल रहे हैं, ये इसकी सेल वॉल है, तो जो सेल वॉल है यहाँ से ना तो बाहर से कोई गैस या वाटर अंदर आ पाएगा, ना ही अंदर से कोई गैस या वाटर बाहर जा पाएगा। तो इसी वजह से सोबेरिन को कहते हैं कि ये हाईली इम्परमिएबल सब्सटेंस होता है, जो कि एक वैक्सी सब्सटेंस है। तो ये लाइन काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है, इसको ध्यान में रखेंगे। तो पॉइंट नंबर 2 और 3 इनको बहुत अच्छे से ध्यान में रख लीजिएगा। उसके अलावा नेक्स्ट अगर हम बात करें तो जो आपकी स्पीशीज़ होती हैं, अलग अलग प्लांट की जो स्पीशीज़ होती हैं, उस पर डिपेंड करता है कि जो कॉर्क सेल है उसमें एयर अवेलेबल होगी या नहीं होगी। उसके अलावा इसमें जो कॉर्क सेल होती है इसमें कई बार आपके कुछ अमाउंट में, कुछ ट्रेसेस अमाउंट के लिग्निन, टैनिन्स और फैटी एसिड्स अवेलेबल होते हैं। ये भी आपके कुछ कंपाउंड्स होते हैं जो कि कॉर्क सेल में देखने को मिलते हैं। तो ये भी ट्रेस अमाउंट में होते हैं, बहुत कम अमाउंट में होते हैं, बहुत ज़्यादा अमाउंट उसका देखने को नहीं मिलता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो ये जो आपकी कॉर्क सेल होती है ये पोर लाइक स्ट्रक्चर होता है, जो कि गैसेस के एक्सचेंज को अलाउ करता है। यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि जो कॉर्क सेल होती है, तो कॉर्क सेल की जो सेल वॉल होती है वो गैसेस को, आपका वाटर है या गैसेस है, उसके ट्रांसफ़र को रोकती है। लेकिन क्योंकि कॉर्क सेल में काफ़ी सारे पोर्स अवेलेबल होते हैं, तो वो जो पोर्स होते हैं वो आपके गैसेस के एक्सचेंज को अलाउ करते हैं बिटवीन प्लांट स्टेम एंड आउटसाइड इन्वायरमेंट। तो ये भी चीज़ थोड़ा सा समझने वाली है। उसके अलावा जो लेयर होती है डेड सेल्स की, इट इज़ फॉर्म्ड बाय कॉर्क कैम्बियम दैट प्रोवाइड्स इंटरनल प्लांट टिश्यू इंक्लूडिंग द वैस्कुलर सिस्टम विद एक्स्ट्रा इंसुलेशन एंड प्रोटेक्शन। तो जो डेड सेल्स होती है जिसको हम कॉर्क सेल भी कहते हैं, ये आपकी कॉर्क कैम्बियम की बनी हुई होती हैं। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है। तो ये सारे पॉइंट्स बहुत ही अच्छे हैं, इनको थोड़ा सा ध्यान में रख लेंगे। आगे मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और यहाँ पर पूछा गया है एज ऑफ क्रिमिनल रिस्पॉन्सिबिलिटी इन इंडिया। मतलब कि अगर इंडिया में कोई भी इंडिविजुअल क्राइम करता है तो क्रिमिनल रिस्पॉन्सिबिलिटी की एज क्या होगी। तो वो एज आपकी 7 ईयर्स डिफाइन करी गई है। अब यहाँ पर इसके कुछ फैक्ट हैं, उसको देख लेते हैं। सो बेसिकली अकॉर्डिंग टू क्रिमिनल लॉ
नथिंग इज एन ऑफेंस विच इज़ डन बाय अ चाइल्ड अंडर IPC। मतलब कि जो इंडिविजुअल, जो भी बच्चा है जिसकी एज 7 ईयर्स से कम है, वो अगर किसी भी तरह का कोई भी क्राइम कर देता है तो वो माना जाता है कि उसने अनजाने में किया है, क्योंकि वो एक छोटा बच्चा है, 7 ईयर्स से कम की एज का है। तो उस एज तक कोई भी क्राइम, कोई भी तरह का ऑफेंस आपका ऑफेंस कंसीडर नहीं किया जाता है अकॉर्डिंग टू IPC, और ये आपकी एज 7 ईयर्स डिफाइन करी गई है। उसके अलावा जो एज होती है क्रिमिनल रिस्पॉन्सिबिलिटी की, मतलब अगर कोई ऑफेंस हुआ है तो किस एज तक हम उसको क्राइम मानेंगे, क्रिमिनल रिस्पॉन्सिबिलिटी मानेंगे, तो ये 7 ईयर्स तक का डिफाइन किया गया था अकॉर्डिंग टू IPC। लेकिन फिर इसको रेज कर दिया गया है टू 12 ईयर्स। It is raised to 12 years if the child is found to have not attained the ability of understanding the nature and consequences of his act। तो अगर जो उसने किया है वो इंडिविजुअल, वो जो बच्चा है, वो उन चीज़ों को समझने लायक नहीं है, जो भी उसने एक्ट किया है, जो भी उसने ऑफेंस किया है, वो उसको समझ नहीं पा रहा है, तो उस कंडीशन में ये एज आपकी 12 ईयर्स तक की बढ़ा दी गई है। तो ये चीज़ें हो गई। एंड अभी हम नेक्स्ट मूव कर जाते हैं अगले क्वेश्चन पर। यहाँ पर पूछा गया है निनहाइड्रिन इज अ मेथड यूज्ड फॉर लेटेंट फिंगरप्रिंट्स विजुअलाइजेशन विच वॉज फर्स्ट सिंथेसाइज्ड बाय सीजर फ्रेड र्यूमैन इन विच ईयर। तो निनहाइड्रिन एक मेथड है, एक तरह का जो लेटेंट फिंगरप्रिंट्स होते हैं उनको विजुअलाइज करने के लिए, उनको डेवलप करने का एक मेथड यूज़ करा जाता है। निनहाइड्रिन एक तरह का केमिकल होता है। तो इसका सिंथेसिस जो साइंटिस्ट हैं सीजफ्रेड र्यूमैन एक साइंटिस्ट थे, इन्होंने करा था। अब यहाँ पर आपको बताना है कि इन्होंने किस ईयर में इसका सिंथेसिस किया था। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज 1910 में सीजफ्रेड र्यूमैन जो कि साइंटिस्ट थे, इन्होंने सिंथेसाइज किया था निनहाइड्रिन नामक केमिकल को, जो कि आपका लेटेंट फिंगरप्रिंट के डेवलपमेंट के लिए यूज़ करा जाता है। तो यहाँ से काफ़ी सारे क्वेश्चंस निकल कर आते हैं कि निनहाइड्रिन का डेवलपमेंट किस ईयर में हुआ था, जो कि क्वेश्चन मैंने पूछा है। किसने इसकी सिंथेसिस करी थी, ये आपके साइंटिस्ट का नाम लिखा हुआ है, सीजफ्रेड र्यूमैन, एक ही नाम है ये। उसके अलावा पर आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि निनहाइड्रिन जो कि यूज़ करा जाता है लेटेंट फिंगरप्रिंट डेवलपमेंट के लिए, तो यहाँ पर जो निनहाइड्रिन होता है, ये जो आपके लेटेंट फिंगरप्रिंट्स होते हैं जो कि आपके स्वेट से जनरली बनते हैं, तो निनहाइड्रिन उस स्वेट के कौन से सब्सटेंस से रिएक्शन करके कलर को डेवलप करता है, कौन से कलर को डेवलप करता है, क्या इसका केमिकल कॉम्पोजिशन होता है। तो ये तीनों क्वेश्चन को आपको सर्च आउट करना है और फिर आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। ठीक है, पहला क्वेश्चन कि निनहाइड्रिन का केमिकल कॉम्पोजिशन क्या है। दूसरा क्वेश्चन, निनहाइड्रिन किस केमिकल कंपाउंड से रिएक्ट करता है, किस सब्सटेंस से रिएक्ट करता है। आपके जो स्वेट होता है, जो लेटेंट प्रिंट्स होते हैं, उसमें एमिनो एसिड्स होते हैं, प्रोटीन्स होती हैं, क्या होता है वो आपको मुझे बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा कलर डेवलप करता है। तो ये 3 क्वेश्चन के आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में चाहिए हैं, आप लोग ज़रूर से बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं और यहाँ पर आपका 4th क्वेश्चन है। यहाँ पर पूछा गया है रूट कैल्सिफिकेशन ऑफ फर्स्ट परमानेंट मोलर बिगिंस एट। तो यहाँ पर अगर हम सबसे पहले टीथ्स की बात करें तो कि टीथ कितने टाइप के होते हैं, तो टीथ को हम 4 तरह से क्लासिफाई कर सकते हैं, जिसमें से पहला होता है आपके इंसाइजर्स। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो दूसरे होते हैं आपके कैनाइंस, इंसाइजर्स, कैनाइंस। नेक्स्ट हम बात करें प्री मोलर्स होते हैं, और प्री मोलर्स के बाद में आपके होते हैं मोलर्स। तो यहाँ पर आपसे यही पूछा जा रहा है कि जो आपके मोलर होते हैं उनका जो रूट कैल्सिफिकेशन होता है सबसे पहले परमानेंट मोलर का, वो किस एज से स्टार्ट होता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बाय बर्थ। बर्थ से ही आपके फर्स्ट परमानेंट मोलर जो होते हैं उनका रूट कैल्सिफिकेशन स्टार्ट हो जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर हम बात करें तो बेसिकली कुछ इंपॉर्टेंट से पॉइंट्स हैं। प्राइमरी टीथ जो होते हैं वह अप्रॉक्सीमेटली 10 मंथ्स लेते हैं कैल्सिफिकेशन के कंप्लीशन के लिए। ये पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो प्राइमरी टीथ होते हैं वो कितना टाइम लेते हैं कंप्लीशन ऑफ कैल्सिफिकेशन के लिए। तो यहाँ पर हो गया आपका 10 मंथ्स। अब यहाँ पर जो आपका मैंने इससे पहले क्वेश्चन पूछा था तो वहाँ पर बात हो रही थी रूट के कैल्सिफिकेशन की, लेकिन यहाँ पर बात हो रही है आपकी प्राइमरी टीथ के कैल्सिफिकेशन की। तो दोनों में डिफरेंस है, थोड़ा सा हर लाइन को, हर वर्ड को फोकस करते हुए पढ़िएगा।
नेक्स्ट अगर हम बात करें, प्राइमरी टीथ जो होते हैं बिगिंस टू फॉर्म इन यूट्रो एट अबाउट 6 वीक्स। जो प्राइमरी टीथ्स होते हैं उनका जो फॉर्मेशन होता है वो यूट्रस में ही आपका होने लगता है, जब जो बेबी का डेवलपमेंट होता है 6 वीक्स तक हो जाता है, यानी कि 6 वीक्स के बाद में ही यूट्रस के अंदर ही जो आपकी प्राइमरी टीथ्स होते हैं किसी भी न्यू बॉर्न के, किसी भी चाइल्ड नहीं कहेंगे, बेसिकली वो इन्फेंट हम बोलेंगे, तो उसके जो आपके टीथ्स होते हैं वो 6 वीक्स में ही बनना स्टार्ट हो जाते हैं। और जो हार्ड टिश्यू का फॉर्मेशन होता है अकर्स इन ऑल प्राइमरी टीथ बाय द 18th वीक इन यूट्रस में 18th वीक में ही आपके जो प्राइमरी टीथ होते हैं उनका जो हार्ड टिश्यू का फॉर्मेशन होता है वो आपका सारे के सारे प्राइमरी टीथ का हो जाता है। नेक्स्ट हम बात करें तो प्राइमरी टीथ बिगिंस टू डेवलप एट अप्रॉक्सीमेटली 4 months ऑफ एज इन यूट्रस में 4 months की एज में जो प्राइमरी टीथ होते हैं उनका डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाता है। परमानेंट टीथ की बात हो रही है यहाँ पर बेसिकली। और यहाँ पर हम बात करें मैक्सिलरी एंड मैंडिबुलर फर्स्ट मोलर्स, तो इनका जो कैल्सिफिकेशन होता है ये एट बर्थ स्टार्ट हो जाता है, यानी कि बर्थ के बाद आपके जो मैक्सिलरी और मैंडिबुलर जो फर्स्ट मोलर्स होते हैं उनका कैल्सिफिकेशन एट बर्थ स्टार्ट हो जाता है एंड दे आर द फर्स्ट टू बिगिन कैल्सिफिकेशन। सबसे पहले इन्हीं का कैल्सिफिकेशन स्टार्ट होता है। तो ये भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है कि जो आपके मैंडिबुलरी और मैक्सिलरी फर्स्ट मोलर्स होते हैं फर्स्टली इन्हीं का कैल्सिफिकेशन स्टार्ट होता है एट बर्थ। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करें तो मैंडिबुलर थर्ड मोलर्स आर जनरली द लास्ट टीथ टू बिगिन कैल्सिफाइंग। मतलब कि जो आपके मोलर्स में जो थर्ड मैंडिबुलर मोलर होता है, मैंडिबुलर और मैक्सिलरी का क्या मतलब होता है, जो आपका मैक्सिला वाला पार्ट होता है वो आपके स्कल से फिक्स रहता है, स्कल से अटैच रहता है, जो कि मूवेबल नहीं होता है। और यहीं पर जो आपका जो चिन वाला पोर्शन होता है बेसिकली उसको हम बोलते हैं मैंडिबल, क्योंकि जो मैंडिबल होता है जो आपके चिन वाला पोर्शन होता है जिसमें आपके टीथ्स अवेलेबल होते हैं, यही मैंडिबल वाला पोर्शन आपके हेड में मूवेबल पार्ट होता है जिसको हम बोलते हैं मैंडिबल, और उसमें जो टीथ्स अवेलेबल होते हैं वो टीथ्स आपके मैंडिबुलर टीथ कहलाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर जो आपके मैंडिबुलर थर्ड मोलर्स होते हैं, मैंडिबल में जो आपका थर्ड मोलर होता है उसमें जो आपका कैल्सिफिकेशन होता है वो लास्ट टीथ होता है, यानी कि सारे टीथ के कैल्सिफिकेशन कंप्लीट होने के बाद में आपके मैंडिबल का जो थर्ड मोलर होता है उसका कैल्सिफिकेशन स्टार्ट होता है। ठीक है, उसके बाद में दिस हैपेंस एट द एज ऑफ अबाउट 8 to 10 years ऑफ एज। तो अप्रॉक्सीमेटली 8 to 10 years ऑफ एज में आपके मैंडिबल के थर्ड मोलर का कैल्सिफिकेशन स्टार्ट होता है। तो ये सारे कुछ इंपॉर्टेंट से पॉइंट्स हैं, इनको ध्यान में रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं आपके नेट के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। आगे मूव करते हैं और यहाँ पर आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ a person is improperly admitted or detained in a psychiatric hospital punishment is। तो अगर कोई पर्सन improperly एडमिट किया जाता है या डिटेन किया जाता है किसी भी साइकियाट्रिक हॉस्पिटल में, तो उस कंडीशन में पनिशमेंट क्या होगी, तो पनिशमेंट यहाँ पर मिलेगी इम्प्रिजनमेंट ऑफ 2 years या फिर 1000 रुपीज़ फाइन, या फिर दोनों भी एप्लीकेबल हो सकते हैं। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर पेपर का ही है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान में रख लेंगे। ये आपके कुछ फाइन वगैरह भी आपके एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम बात कर लें अगले क्वेश्चन की। तो यहाँ पर पूछा है व्हाट इज द इनिशियल एक्शन इन्वॉल्व्ड इन द एक्सप्लोजन ऑफ HE36 ग्रेनेड। तो ग्रेनेड का मतलब क्या होता है, जो आपके बॉम्ब होते हैं, बेसिकली सिंपल सा वही मतलब है। तो HE36 ग्रेनेड या फिर हम किसी भी तरह का ग्रेनेड की बात करें तो उसमें जो इनिशियल एक्शन होता है उसके एक्सप्लोजन के लिए आपको पुल करना पड़ता है, एक की होती है, उस की को आपको पुल करना पड़ता है। तो सिंपल सा है, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज पुल। ठीक है, आगे चलते हैं और यहाँ पर आपका 7th क्वेश्चन है, इन कनेक्शन विद अ क्राइम सीन स्केच विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। क्राइम सीन स्केच से रिलेटेड कौन सा स्टेटमेंट है जो कि सही है। यहाँ पर पहला ऑप्शन है आपका डिस्टेंस कैन बी मेजर्ड बाय स्टेप्स,
स्टेप्स का मतलब है आप स्टेप बाय स्टेप चल के चेक कर रहे हो, तो उस तरह से मेजरमेंट आपको करना, तो ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि जितनी भी मेजरमेंट वहाँ पर करी जाती है वो एग्जैक्ट होती है, एक्यूरेट होती है, और वो मेजरमेंट आप पूरा स्केल वगैरह का यूज़ करते हुए करते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए हो गया आपका गलत। बी में बोला गया है स्मॉल डिस्टेंसेस, फॉर एग्जाम्पल डिस्टेंस बिटवीन अ फायर आर्म एंड विक्टिम कैन बी गेस्ड वेयर एज अदर्स। तो यहाँ पर सेकेंड स्टेटमेंट जो है ये भी एक तरह से आपका बिल्कुल गलत है, क्योंकि यहाँ पर बोला जा रहा है कि जो आपके डिस्टेंसेस होती हैं उसको गेस करते हैं, तो गेस तो हम बिल्कुल भी नहीं करते हैं, क्योंकि जो भी आपको मेजरमेंट देनी होती है वो एक्यूरेट देनी होती है। तो इस वजह से आपका जो ऑप्शन नंबर बी है ये भी गलत है, ए है ये भी गलत है। डी पढ़ लेते हैं। डी में बोला गया है ईच डिस्टेंस शुड बी एक्यूरेटली मेजर्ड, मे बी अप्रॉक्सीमेटली कन्वर्टेड टू स्केल एंड देन मार्क्ड इन स्केच। तो यहाँ पर बात बिल्कुल सही है, बट यहाँ पर बोला गया है मे बी अप्रॉक्सीमेटली कन्वर्टेड। हम अप्रॉक्सीमेटली कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं, हम एक्यूरेट मेजरमेंट देते हैं। नेक्स्ट सी की बात करें तो ईच डिस्टेंस शुड बी एक्यूरेटली मेजर्ड, एक्यूरेटली कन्वर्टेड अकॉर्डिंग टू स्केल चूजन एंड देन मार्क्ड ऑन स्केच। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। बाकी सब में कहीं ना कहीं गेस वर्क की बात हो रही थी, कहीं ना कहीं बस ऐसे ही काम करने की बात हुई, तो ये सारे ऑप्शन आपके बाकी के गलत हो जाते हैं। और सी में एक्यूरेटली मेजरमेंट की बात हो रही है, क्योंकि जब क्राइम सीन स्केचिंग हम करते हैं तो वहाँ पर हम प्रॉपरली मेजरमेंट स्केल, मेजरिंग टेप वगैरह का यूज़ करते हुए करते हैं, और जो मेजरमेंट एग्जैक्ट होती है वही एग्जैक्ट मेजरमेंट हमें वहाँ पर ड्राइंग में, स्केचिंग में बनाना होता है। तो इसीलिए हमें सारे के सारे मेजरमेंट एक्यूरेट लेने पड़ते हैं। तो उस अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, आगे मूव करते हैं, और यहाँ पर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर डेसिफरमेंट ऑफ इंटेंटेड राइटिंग विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स कैन बी यूज्ड। तो इंडेंटेड राइटिंग बेसिकली कई बार हमने पढ़ रखा है। तो इंडेंटेड राइटिंग जब हम कुछ लिखते हैं तो उस टाइम पर क्या होता है कि जो इंडेंटेशन मार्क्स होते हैं वो आपके जिस पेज पर आप लिख रहे हैं उसके जस्ट बैक साइड में जो पेज अवेलेबल होता है वहाँ पर आपके इंडेंटेशन मार्क्स आपको देखने को मिलते हैं। तो उनको डिटेक्ट करने के लिए कौन से मेथड यूज़ होते हैं, तो आपके एस्डा एंड ऑब्लिक लाइट, ये दोनों ही मेथड को हम यूज़ करते हैं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट हम मूव कर जाते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और यहाँ पर आपका 9th क्वेश्चन है एट pH 6 ग्लाइसिन बिहेव्स एज। तो ग्लाइसिन जो रहता है एक तरह का कंपाउंड है, आपका अमीनो एसिड है, ये pH नंबर 6 पर क्या किस तरह से बिहेव करता है, तो ये आपका ज्विटर आयन की तरह बिहेव करता है। मूव करते हैं, और ये आपका आज का लास्ट क्वेश्चन है। यहाँ पर पूछा गया है इन द मैन्युफैक्चर ऑफ ग्लास सोडियम कार्बोनेट इज एडेड टू सैंड। तो जब हम ग्लास में सोडियम कार्बोनेट को ऐड करते हैं तो उससे जो ग्लास होता है उसका मेल्टिंग पॉइंट जो रहता है वो काफ़ी कम हो जाता है। तो इसी वजह से हमें ग्लास के मैन्युफैक्चर के टाइम पर उसमें सोडियम कार्बोनेट को ऐड किया जाता है सैंड के साथ में, जिससे कि उस कंपाउंड का आपका मेल्टिंग पॉइंट कम किया जा सके। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। बाकी सारे आपके सही नहीं है, तो ये आपके सारे के सारे गलत हो जाएंगे। तो यहाँ पर हम टोटल 10 क्वेश्चंस को डिस्कस किया है। उम्मीद करती हूँ आपको सारे क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आ गए होंगे। बाकी हमारे फेसबुक और टेलीग्राम पर ज़रूर से जुड़ जाएगा, बहुत अच्छा कंटेंट आपके लिए अवेलेबल है। कोई आपकी क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, तो आप हमें इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हैं। उसके अलावा यहाँ लास्ट में हमारी ईमेल आईडी लिखी हुई है, तो यहाँ पर भी आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, और उसके अलावा जो हमारी ब्लॉगर वेबसाइट है वहाँ पर आपको बहुत सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे, तो वहाँ से आप जुड़ जाइएगा। वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक ज़रूर से कर देंगे, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और बाकी वीडियो को शेयर कर दीजिएगा ताकि सभी तक क्वालिटी कंटेंट पहुँच जाए। एंड बेल आइकन प्रेस कर लेंगे फॉर डेली अपडेट्स। एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी हियर।